अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम लोग जो है वो पीएसटी जीएसटी के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं क्लास नंबर 6 के, और थोड़ा सा कोर्स लंबा है इसीलिए 2-3 पार्ट्स बन रहे हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा यहाँ तक वीडियो एंड हुई थी चैप्टर नंबर 5 पे, और अभी चैप्टर नंबर 6 हमारे पास आ गया है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, द चैप्टर नंबर 6 इज़ कंसर्न विद द एयर, and the first MCQs is excessive heat from sun is prevented by बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये जो हीट आ रही होती है सन जो है उसको, सन से जो आ रही है तो उसको कौन फिल्टर आउट करता है? थर्मो लेयर, ओजोन लेयर, डस्ट लेयर, स्मोक लेयर। एंड द राइट आंसर इज ओजोन लेयर। ऑब्वियसली एक नेचुरली अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर जो है वो क्रिएट की हुई है अराउंड द ग्लोब। पूरी जो हमारा जो ग्लोब है, अर्थ जो है, इसके अराउंड एक ओजोन लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ना सिर्फ एक्सेसिव हीट को कवर आउट करती है, बल्कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको भी काफ़ी हद तक रोकती है। इसका फार्मूला O3 है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट, हाउ मच हाई डज द एयर लेयर कवर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि अर्थ से कितनी ऊंचाई पर एयर लेयर जो है वो उसने अर्थ को कवर किया हुआ है। यानी जो हमारी अर्थ है ना, उसको एक हमारे अर्थ की आप कह लें कि एटमॉस्फेरिक लेयर कह लें इसको, या एयर लेयर कह लें, ये इसने कवर किया हुआ पूरी अर्थ को, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ गैसेज हैं। लेकिन ये बिल्कुल ज़मीन से नहीं है। ऑब्वियसली ये ज़मीन से कितनी फासले पर है, आसमान में कितने फासले पर है ये कवर इसका एयर का। तो ये कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, 480 किलोमीटर, 485 किलोमीटर, 490 किलोमीटर या 495 किलोमीटर। क्वेश्चन आप यकीनन समझ गए होंगे कि ज़मीन से आसमान तक कितना फासला है एयर लेयर का, जहाँ से लेयर्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये राइट आंसर इसका है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ये ज़मीन है सपोज़, और मैं तकरीबन 480 किलोमीटर अगर ऊपर जाता हूँ तो फिर मुझे एयर लेयर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स मिलना मुझे शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ऑलराइट, द इनएक्टिव और इनफ्लेमेबल गैस। आपके सामने 4 गैसेस हैं, इसमें से बता दें कि कौन सी गैस जो है वो इनएक्टिव है या इनफ्लेमेबल है। ठीक है, इनफ्लेमेबल मतलब कि उसका कोई कंबस्शन रिएक्शन नहीं है, वो कंबस्टेबल नहीं है, यानी कि वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जल जाए या फ्लेम प्रोड्यूस करे, और वो इनएक्टिव है। तो ये 4 गैसेस हैं, हीलियम ऑप्शन नंबर 1, बी नाइट्रोजन, सी आर्गॉन, डी ऑक्सीजन। तो क्या लगता है आपको कौन सी गैस होगी इनएक्टिव? द राइट आंसर इज़ नाइट्रोजन। यप, नाइट्रोजन जो है वो इनएक्टिव और इनफ्लेमेबल गैस है, और इसका एक हाई अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है ना वो एयर के अंदर है। अगर तो आप सोचें नेचुरली, अगर आप लॉजिक लगाएं इसके पीछे, कि तकरीबन 79-78% होती है नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक एयर में। अगर ये फ्लेमेबल होती तो सब कुछ जल के राख हो जाता, इतनी हाई परसेंटेज में, इतनी एक्टिव अगर ये होती नाइट्रोजन तो दैट्स वाई अल्लाह ताला ने इसको इनएक्टिव रखा है और इनफ्लेमेबल रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स। जी, प्लांट प्रोटीन हो या एनिमल प्रोटीन हो, आप उसका अगर फार्मूला उठा के देखेंगे ना, अच्छा, प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अमाइनो एसिड। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो वो नंबर ऑफ़ अमाइंस के अंदर ब्रेक हो जाता है, और अमाइंस का जो बेसिक यूनिट है वो नाइट्रोजन है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट जो है वो नाइट्रोजन है। जैसे लाइफ या ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट जो है उसको नाइट्रोजन को कहते हैं। अब आपसे सवाल ये हो रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए नाइट्रोजन जो है वो ख़ुद को प्लांट और एनिमल प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। क्या उसको हम फूड साइकिल कहते हैं? क्या उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं? क्या उसको हम प्रोटीन साइकिल कहते हैं? या उसको हम ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज़ नाइट्रोजन साइकिल। ऑब्वियस, इस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जिसके थ्रू नाइट्रोजन जो है वो
नंबर ऑफ़ वेज के अंदर कन्वर्ट होके एक प्रोटीन में बन जाता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हाई कंसनट्रेशन में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हों। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा, प्रोटीन को मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल। ओके, टेकिंग अप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइट्स बाय प्लांट्स इज़ कॉल्ड। जी, थोड़ा सा लॉजिकल है ये। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो एयर से ली और उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया प्लांट्स ने। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन किस तरह से यूज़ करते हैं, वो एयर में से नाइट्रोजन उठा के उनको उसकी रिड्यूस फॉर्म यानी नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये नाइट्राइट्स प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो वो आपसे सवाल कह रहा है कि भाई इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या इसको नाइट्राइट फिक्सेशन कहते हैं? क्या इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, फिक्सिंग? क्या इसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं? क्या इसको नाइट्राइट्स सिंथेसाइज कहते हैं? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझ के आराम से जवाब देना। द राइट आंसर इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, देखो प्लांट बहुत ज़्यादा जो है ना वो एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करता है। हम लोगों ने ठीक ठाक डिफॉरेस्टेशन की है, प्लांट्स काटे हैं और क्लाइमेट चेंज जो है ना वो अपने उरूज पर है। अभी इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग जो है आप लोगों को पता होगा कि टर्की में जो है वो वहाँ कहीं फॉरेस्ट में आग वगैरह लगी है एंड इट वाज नेचुरल। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स तो होते रहेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कर रहा है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन प्लांट कर रहा है। इस तरह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मेंटेन रहती है। इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, एक मुझे टाइम थोड़ा सा मिल जाए, पूरी क्लाइमेट चेंज और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऑक्सीजन मैं लूँगा तो मेरा हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा और फिर मेरे सेल्स जो है रेड ये खून जो रेड नज़र आता है ये इस ऑक्सीजन की वजह से ही आता है। ओके, तो पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया? 4 पर्सनैलिटीज़ हैं आपके पास, जोसेफ प्रिस्टली, नील बोहर, आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन। अच्छा, अब हम इस पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। अगर मैं देखूं नील बोहर, तो नील बोहर जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एटॉमिक लेवल पर थी। उसने जो है वो नील बोहर ने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक आप कह लें कि थ्योरी वगैरह दी थी। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था नील बोहर को। सो मुझे फ़िलहाल ये नहीं लग रहा, बिकॉज इट्स नॉट कंसर्न विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। इसने तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात की थी एटम के। थॉमस एल्वा एडिसन, ये आप सब जानते हैं, इसकी सबसे फेमस डिस्कवरी जो है वो बल्ब है। ठीक है, इसने बल्ब ईजाद किया था एडिसन ने। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। आइंस्टाइन, आप सब जानते हैं आइंस्टाइन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से मशहूर हैं, सही है, और उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट का बताया था C=mc²। तो ये भी नहीं है। तो मेरे पास ये एक ही पर्सनैलिटी बच रही है, जोसेफ प्रिस्टली। सो आई थिंक जोसेफ प्रिस्टली शुड बी द राइट आंसर। लेट्स चेक आउट। डेफिनेटली जोसेफ प्रिस्टली इज़ द वन हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन। ये 1774 में 1774 में उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था और ये इनका पोर्ट्रेट है, आप देख सकते हैं, ये प्रिस्टली साहब का पोर्ट्रेट है। सो जोसेफ प्रिस्टली डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन इन 1774। याद कर लें, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ऑलराइट, विच वन इज़ द कंबस्टिबल गैस? ठीक है, अभी पीछे हमने थोड़ा सा बात किया था कि जो गैस जो है वो इनफ्लेमेबल हो, नॉन कंबस्टिबल हो, वो तो हमें पता था नाइट्रोजन है। तो ये तो अभी खैर ऑप्शन से ही गलत चला गया। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कंबस्टिबल गैस कौन सी, यानी जो फ्लेम प्रोड्यूस कर सके, जिसमें एबिलिटी हो। तो क्या वो कार्बन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो हाइड्रोजन है? इन तीन में से ऑब्वियसली, क्योंकि नाइट्रोजन तो नहीं है, हम अभी पीछे ही सॉर्ट आउट करके आए। नाइट्रोजन तो एक इनएक्टिव गैस है, इनफ्लेमेबल। तो फिर कंबस्टिबल कौन सी है जो कि फ्लेम प्रोड्यूस करती है या फ्लेम? अच्छा देखिए, वर्ड से खेलेगा वो। यहाँ पर कंबस्टिबल लिख दिया, अगर ये यहाँ पर फ्लेमेबल भी लिख दे तब भी वही गैस बन रही है। ठीक है, तो आप कंबस्टिबल हो या फ्लेमेबल हो, बात एक ही है। तो जनाब ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कौन सी है कंबस्टिबल गैस? द राइट आंसर इज़ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ये एक फ्लेमेबल गैस है ऑक्सीजन, हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। ठीक है, और अगर मैं किसी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन करना चाहूँ तो ये फ़ौरन कैच करती है फायर को, ऑक्सीजन। जब भी अल्लाह ताला ने इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन बहुत कम रखी है। उस पर शायद अभी आगे MCQs आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ गैसेस जो हैं इनकी परसेंटेजेस देख ली और इनको याद कर लिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि देखा गया है कि MCQs में आती हैं।
इसमें मीथेन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को याद करें, 0.04%। ये एयर के अंदर इसकी परसेंटेज है, याद कर लें इसको, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हाइड्रोजन को याद करें, ठीक है, 0 पॉइंट और फिर ये 4 दफ़ा 0 और फिर 5%, ठीक है, इस तरह से याद कर लो, 0.405%। ये कौन है? हाइड्रोजन है। उसके बाद आप इस मीथेन को याद कीजिएगा, क्योंकि ये मीथेन जो है CH4 ये ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। तो इसके पास 0.002%। ये तीन गैसेज तो आपको ना मतलब रट्टी भी होनी चाहिए। मीथेन कौन सी है? 0.002%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ठीक है। हाइड्रोजन 0.4 दफ़ा 0.5%। ये तीन तो आप याद कर लें। उसके बाद बोनस में एक्स्ट्रा में आप चाहें तो नियॉन और हीलियम की भी कंसंट्रेशन याद कर लें, क्योंकि इनसे MCQs बनते हैं, परसेंटेजेस पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कि हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट है? 21%, 31%, 41%, 51%। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम है। राइट आंसर इज़ 21%, ठीक है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जितनी भी नंबर ऑफ़ गैसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है 78% ऑलमोस्ट। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ 7 बिलियन लोग रह रहे हैं दुनिया में, और इतनी कम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के साथ हम कैसे जी रहे हैं, ठीक है। तो जवाब उसका ये है कि यानी कि इसमें सवाल ये किया जाता है कि हम जब गैस को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो उसमें 78% तो नाइट्रोजन की है। तो वो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से हमारा काम चल रहा है, नाइट्रोजन से नहीं चल रहा है। इसका जवाब ये कि अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी को डिज़ाइन ही ऑक्सीजन के लिए किया हुआ है। नो मैटर कि मैं कितनी भी गैसेस ले लूँ, सिर्फ ऑक्सीजन ही मेरे ब्लड में जो एक केमिकल होता है, एक ब्लड में जो एक आप कह लें कि एक असल में कटर्नरी प्रोटीन है, ये हेमोग्लोबिन जो है जिससे खून बनता है, आम ज़बान में बात कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन से ही कंबाइन होगा। ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और ये फिर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो हर सेल में जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, नो मैटर कि कितनी परसेंटेज की गैसेस आ जाएं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसलिए दे दी। चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है, ये मैं पीछे बता ही चुका हूँ, 78% होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में 78% होती है। ये कम से 4-5 गैसेस तो आपको याद होनी चाहिए ना। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन 0.40 और 5% ये हाइड्रोजन है, और मीथेन 0.02% है। तो ये 4-5 परसेंटेजेस तो आप ना रट लें बिल्कुल। अच्छा, नाइट्रोजन का ये भी याद रखिएगा, ये पिक्चर में भी आ गया, ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर नंबर, 7 और 14, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, विच गैस वॉज प्रीवियसली कॉल्ड एजोट मीनिंग विदाउट लाइफ। अब अभी अगर आपको प्रीवियस डिस्कशन याद हो तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये आपकी बुक में एग्जैक्ट ये चीज़ आ रही थी, और मुझे बहुत यानी कि उम्मीद है कि ये सीधा MCQs बनेगा ये। विच गैस वॉज प्रीवियसली कॉल्ड एजोट। एजोट का मतलब होता है विदाउट लाइफ। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यकीनन आपने सही आंसर सॉर्ट आउट कर लिया होगा। द राइट आंसर इज़ नाइट्रोजन। जी, नाइट्रोजन को एजोट गैस भी कहते हैं। एजोट मेरे ख्याल से ग्रीक वर्ड है। एजोट का मतलब होता है विदाउट लाइफ, यानी 78% है, मगर ये इनएक्टिव है, इनफ्लेमेबल है, इसीलिए इसको एजोट कहते हैं। अभी हम पूरा इसको डिस्कस करके आए, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज़ एजोट विदाउट लाइफ। आगे चलते हैं। विच गैस इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। आपके सामने ये 4 गैसेज हैं और पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में, और उस टेम्परेचर की कॉन्सिक्वेंस में, उस टेम्परेचर के रिज़ल्ट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज अप हो रहा है, अनलिमिटेड अमाउंट में रेंज हो रही हैं और अनएक्सपेक्टेड रेंज हो रही हैं, फ्लडिंग हो रही है, लॉकटस अटैक हो रहा है, बेइंतहा चीज़ें हो रही हैं। सही है, जंगलों में आग लग रही है। अभी अमेज़ॉन में हर साल ये इवेंट होते हैं, अमेज़ॉन के जंगल में आग लग गई या ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगल में आग लग गई। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया टर्किश जो कुछ हाईलैंड्स हैं वहाँ पर आग लगी है। तो जनाब ये सब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है।
पूछा जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सी गैस है जिसको मैं ग्रीन हाउस गैस कहूँ। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली एक ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हम इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें फ़ायदा तो हुआ, ईज़ ऑफ वर्क हुआ, आप कह लें कि लाइफस्टाइल मेंटेन हुआ, मगर हमने एटमॉस्फेयर की जो है वो ना बर्बादी कर दी। चलें आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हैं और ये मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर, CH4 मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम CFC भी कहते हैं। तो ये 4-5 तो आप याद रख लें ग्रीन हाउस गैसेज: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। These gases are responsible to increase the temperature of the world, the globe और consequently causing the global warming। आगे बढ़ते हैं। ओके, प्लांट्स कैन मेक प्रोटीन्स बाय कन्वर्टिंग विच गैस। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो अपने प्रोटीन्स किस गैस को कन्वर्ट करके बनाते हैं। ऑब्वियसली ये भी आपने सॉर्ट आउट कर लिया होगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि एनिमल्स और प्लांट प्रोटीन्स को, चले मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, इसका राइट आंसर जान लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है प्लांट नाइट्राइट्स के अंदर और ये नाइट्राइट्स जो इसके प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन लेके जब अपने यूज़ में कर रहा है तो उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बताई गई है, व्हाट हैपन व्हेन ऑयल इज़ बर्न्ड। जब मैं तेल को जलाता हूँ तो फिर क्या होता है? तो जनाब फिर ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब मैंने कचरा तो एटमॉस्फेयर में फेंक दिया, ये एक तरह से कचरा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, और ओजोन लेयर जो है उसका भी हशर नशर हुआ है, तो ये दोबारा एटमॉस्फेयर में जाने के बजाय दोबारा अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और टेम्परेचर राइज़ होता है। तो जब भी कहा जा रहा है कि अभी PM इमरान खान ने भी जो है ड्राइव की हुई है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, फॉरेस्टेशंस करें, बहुत ज़्यादा पौधे लगाएं। मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि अपने घर में, अपने घर के बाहर काइंडली पौधे लगाएं। ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी नस्लों के लिए बड़ा इससे फ़ायदा होगा। इसका हमें असल में अंदाज़ा नहीं है कितनी अहमियत है पौधों की, और ये तो सुन्नत अमल है। हमारे अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि आप जो है वो पौधे लगाया करें। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस थी, लॉजिक थी, जो आप समझ रहे हैं हम लोग। तो काइंडली फॉरेस्टेशन करें। और हमारी कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज़ जो उन्होंने अभी प्लेज भी किया है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अभी पेरिस में मेरे ख्याल से, तो उन्होंने प्लेज ये किया था कि हम जो है वो क्लीन यूज़ ऑफ फ्यूल की तरफ आएंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ आएंगे। ये जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये ऑयल हो गया और वाटर हो गया, ये नॉन रीन्यूएबल है ना, इनसे हट के हम रीन्यूएबल सोर्सेज यानी कि सन रेज हो गई, या आप कह लें कि विंड एनर्जी हो गई, ये रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, इसकी तरफ आएंगे। तो इनकी यूजेस से ये चीज़ें नहीं निकलती हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नहीं निकलती, तो एटमॉस्फेयर हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप कि मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर किया होगा, कोशिश करिए। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। मज़े का चैप्टर है। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, अच्छा चलें पहले कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लें। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ठीक है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो है ना वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा ना तो ना सॉल्यूशन बनेगा ना सस्पेंशन बनेगा। ठीक है जनाब, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, मैं आसान अल्फाज में कह देता हूँ, सॉल्यूट भी होता है जो किसी चीज़ के अंदर हल हो जाए, सही है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने अंदर किसी चीज़ को हल कर ले। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल हम ये लेते हैं कि शुगर है और वाटर है, तो मैं शुगर का एक चमचा उठा के पानी में डालूँगा, तो पानी ने उसको कैच किया, उसको डिज़ोल्व किया, उसको हल किया, तो जो हल कर रहा है, डिज़ोल्व कर रहा है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे बताएं इसमें से कौन सा सॉल्यूट है या कौन सा सॉल्वेंट है। ऑब्वियसली इसके अंदर ये जो लेमन है ये सॉल्यूट है क्योंकि ये हल हो रहा है, और कौन इसको हल कर रहा है या डिज़ोल्व कर रहा है, वाटर, पानी, तो पानी जो है वो सॉल्वेंट हो गया। सो द वन
which dissolves any substance is known as solvent and the one which dissolve in any substance is known as solute. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल शुगर की और वाटर की एग्जांपल सामने रखना कि पानी हल कर रहा है, पानी सॉल्वेंट है, शुगर हल हो रही है तो शुगर सॉल्यूट है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर आपको बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉल्यूट है। अब होता क्या है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, जो जितनी भी हैं हमारे पास, ये सोडा ड्रिंक्स हैं जितनी भी, पेप्सी, कोका कोला, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सिंपली वाटर के अंदर प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड मारी जाती है। ठीक है, तो वो पानी उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो वाटर तो सॉल्वेंट हो गया और चीज़ क्या डिज़ोल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सॉल्यूट हो गई। फिर इसके अंदर जो है वो सैक्रीन और जो है वो स्वीटनर्स डाले जाते हैं और फिर आप ठंडी ठंडी कोक पीते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? इन चार आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, जो यानी कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ मैं डालूँ तो कुछ ना कुछ तो उसमें डिज़ोल्व हो ही जाएगी। ठीक है, क्या वो लाइम सोडा है, क्या वो वाटर है, क्या वो हनी है, क्या वो एप्पल जूस है? एंड द राइट आंसर इज़ वाटर। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है कि ये पानी जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी है। सो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, अ सॉल्यूशन इज़ अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। क्या होता है सॉल्यूशन? क्लियर और ट्रांसपेरेंट। कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, फिल्ट्रेट होता है, एक्सट्रैक्ट होता है? द राइट आंसर इज़ मिक्सचर। सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है जनाब, ये आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये एक सॉल्यूशन बन रहा है। उर्दू में अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो महलूल बन रहा है। ठीक है, एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें शुगर और आई डोंट नो व्हाटएवर। अब ये जो पार्ट है ये सॉल्यूट है क्योंकि डिज़ोल्व हो रहा है, और ये जो पार्ट है ये सॉल्वेंट है क्योंकि ये अपने आप के अंदर डिज़ोल्व कर रहा है। तो सॉल्यूशंस आर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं। इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय। सॉल्यूशन के अंदर मैं अगर कंपोनेंट्स को सेपरेट करूँ, लाइक मैंने सॉल्यूशन में एक कुछ बना तो दिया, मैं चाह रहा हूँ कि यार नहीं, इनको मैं अलग कर देता हूँ, मुझे पानी जो है वो दोबारा मिल जाए, मुझे शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं वो दोबारा मिल जाएँ। तो ये सेपरेशन मेथड्स जो हैं सॉल्यूशन की सेपरेशन के, ये क्या मतलब किस मेथड से होते हैं? मैकेनिकल मेथड, फिज़िकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड? द राइट आंसर इज़ फिज़िकल मेथड। ऑब्वियसली आप ये देख रहे हैं, ये सिमेट्री देख रहे हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ये चीज़ देख के। ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, आई बिलीव कि यहाँ से जो है वो हीट किया जा रहा है इसको, और ये वाटर वेपर्स इधर आएंगे, इधर एक कंडेंसर लगा हुआ है और वाटर वेपर्स फिर से कंडेंस होके पानी बन के यहाँ पे डिस्टिलेट में या कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे। ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली। तो फिज़िकल मेथड के थ्रू मैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेचर में सॉल्यूशंस क्या है? मिक्सचर्स तो हमने पढ़ ली ना, लेकिन मिक्सचर्स की भी टाइप्स होती है ना। तो सॉल्यूशंस किस किस्म के मिक्सचर्स होते हैं? क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं? क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं? क्या ये ऑलिजीनियस मिक्सचर्स होते हैं? क्या ये बायोलॉजिकल मिक्सचर्स होते हैं? ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में बता दूं जिसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ना थोड़े अलग अलग ही नज़र आएंगे। मिक्सचर तो वो होता है लेकिन वो डिफरेंट फेजेस आपको नज़र आएंगे, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। होमोजीनियस में यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे होते हैं कि इतना क्लियर मिक्सचर बन जाता है कि आप फ़र्क करना भूल जाओगे, यानी आप फ़र्क नहीं कर पाओगे कि इसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूट कहाँ गया, वो डिज़ोल्व इतनी ज़बरदस्त तरीके से सॉल्वेंट में हो जाता है, तो वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट मिक्सचर बन जाता है। ऑलिजीनियस मिक्सचर्स बेसिकली जिसके अंदर, और ये ऑयली मिक्सचर्स जो होते हैं, और ऑलिजीनियस मिक्सचर्स इसमें कहते हैं ऑयल फॉर्म के अंदर अगर कोई मिक्सचर बन रहा है किसी और कंपोनेंट के साथ। बायोलॉजिकल मिक्सचर्स, मैं आपको ब्लड की एग्जांपल दूं, ब्लड जो है वो एक बायोलॉजिकल मिक्सचर है। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो सॉल्यूशंस नेचर में क्या है इन चारों चीज़ों में से? द राइट आंसर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। जी एग्जैक्टली, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, यानी इसमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर इस हद तक डिज़ोल्व हो जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। मैं अगर एक गिलास पानी के अंदर कुछ आधा चमचा चीनी डाल के उसको अच्छी तरह घोल दूं 1 मिनट तक, और दूसरा गिलास भी भर के रख दूं, तो आप पहली नज़र में फ़र्क नहीं कर पाओगे कि चीनी घुला हुआ पानी कौन सा है और सादा पानी कौन सा है।
तो ये क्लियर, ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। कौन से? सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ़ द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इज़ हाई इन सॉल्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड, सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट का रेशियो हाई हो, ठीक है, फिर से इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो, समझ में आ जाएगा कि अगर एक गिलास पानी में मैं पानी से ज़्यादा शक्कर डाल दूँ, थोड़ा ही पानी हो और शक्कर का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो उसको क्या कहा जाएगा? क्या ये हैवी सॉल्यूशन होगा? क्या ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा? क्या इसको मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहूँगा, या ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा? सवाल फिर से समझ लो। रेशो कह रहा है, ये आपको कह रहा है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का रेशो अगर ज़्यादा है, यानी पानी से ज़्यादा चीनी है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगा? राइट आंसर इज़ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तो वो होगा लेकिन वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने मिलाया और ये और चम्मच में डाले जा रहे हैं, और ये जो है शुगर या व्हाटएवर जो भी सॉल्यूट है यहाँ पे, वो आहिस्ता आहिस्ता हैवी होता जा रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को फिल अप करता जा रहा है, कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। ठीक है, डाइल्यूट इज़ द वाइस वर्सा, मतलब अगर वाइस वर्सा का मतलब होता है इसी का मैं चेंज कर दूँ, उलट कर दूँ, इसी का मैं उलट कर दूँ, इसका मतलब ये कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो वो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है, ठीक है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस हम मोस्टली जो है वो यूज़ करते हैं इंजेक्शंस में और ड्रिप्स वगैरह के अंदर। चलें आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सलाहियत नहीं है और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की एट गिवन टेम्परेचर। हालांकि हम उसको टेम्परेचर भी दे दूँ, टेम्परेचर हम क्यों देते हैं? इसलिए क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर और ज़्यादा स्पेस क्रिएट होती है, तो जिसकी वजह से जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर उनके साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने अब एक टेम्परेचर भी दे दिया, उसके बाद भी अब मैं जब शक्कर डाल रहा हूँ तो अब वो नहीं घुल रही, अब वो ऊपर आ रही है शक्कर पानी के, तो ऐसा जो है वो सॉल्यूशन क्या कहलाया जाएगा? थर्मो सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो ये तो नहीं है, ये तो अभी हम पढ़ के आए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यकीनन आपको। आंसर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब होता है जगह को फिल कर देना। कहते हैं ना यार मार्केट में बड़ी सैचुरेशन है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो सैचुरेशन का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जो है भाई कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब हर कोई ना कोई जॉब कर रहा है, कोई खाली वैकेंसी नज़र ही नहीं आ रही। सेम गोज़ फॉर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है जिसके सॉल्वेंट में अब गुंजाइश नहीं है और ज़्यादा सॉल्यूट को एडजस्ट करने की। आप फिगर 1 में देखो, थोड़ा सा सॉल्यूट डाला था, चल रहा था मामला, फिर थोड़ा और सॉल्यूट डाला, इट्स फाइन, लेकिन अब इतना सॉल्यूट हो गया है कि अब अगर मैं और सॉल्यूट डालूंगा तो ये मिक्स नहीं होगा इसके अंदर, यानी कि अब ये सॉल्यूशन पूरा फिलअप हो गया, ये पूरा सैचुरेट हो गया। ठीक है, और इसी का मैं अगर उल्टा कर दूं वाइस वर्सा, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि ये जो अभी इस टाइम अनसैचुरेटेड है, ये जो अभी इस टाइम अनसैचुरेटेड है, अब ये सैचुरेटेड हो चुका है। सही है, चलें आगे मूव करते हैं। हाँ, ओके, इफ़ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। ये एक फिनोमेना है, ये रट लिएगा इसको, ठीक है, कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है टेम्परेचर पे, उस फिनोमेना को मैं क्या कहता हूँ? यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी मेंशन की हुई है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इसके अंदर जितना भी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, तो वो इस फिनोमेना को मैं क्या कहूँगा? सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन पावर, एब्जॉर्बेंस, सुपर सैचुरेशन। एंड द राइट आंसर इज सॉल्युबिलिटी। यप, इसको मैं सॉल्युबिलिटी कहता हूँ, ये सॉल्युबिलिटी पावर होता है। ये एक हमने ऐसी एक फिनोमेना निकाला है कि भाई 100, ये यहाँ तक चलें, ये आ गया 100 ml या 100 ग्राम में के वाटर में मैं टेम्परेचर देके जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व करा सकता हूँ, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है। सही है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, आपसे कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली कोई सॉल्यूट की नेचर ऐसी होगी कि वो उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैवी होंगे, वो ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर रहे होंगे, तो उनकी सॉलिबिलिटी उन मॉलिक्यूल्स की वजह से कम हो सकती है। या टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्वेंट की कोई सॉल्वेंट ऐसा होता है जिसका बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करेगी। तो सॉलिबिलिटी जो है किसी भी सॉल्यूशन की दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, किस किस्म का सॉल्यूट है, उसकी नेचर क्या है, और टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट सॉल्यूट्स आर इजीली डिज़ोल्व इन, मोस्टली सॉल्यूट्स जो होते हैं वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं किस किस्म के वाटर में? क्या वो गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्या वो ठंडे पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्या वो कलर्ड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, या सॉल्टी वाटर में ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं? सवाल आपसे पूछा गया कि सॉल्यूट्स इजीली कहाँ डिज़ोल्व हो जाते हैं। राइट आंसर इज़ एंड शुड बी हॉट वाटर, बिकॉज हॉट वाटर में अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर की एप्लीकेशन से स्पेस क्रिएट हो जाती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो एकोमोडेशन जो है वो ईजी हो जाती है सॉल्वेंट की। तो आपको पीछे जैसे दिख रहा होगा कि गर्म सा मशरूब, कॉफ़ी, टी, आई नो वट एवर जो भी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉग इन विंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग देखिए आपने, सही है, जिसको हम वो कहते हैं क्या कहते हैं, फॉग को हम धुंध कहते हैं या कोहर कहते हैं या धुंध कहते हैं। ये जो होती है धुंध सी जो होती है विंटर में, ये क्या चीज़ है? क्या ये सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है? अब ये है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है, उस पर बाद में आएंगे। राइट आंसर ये है कि फॉग जो होती है वो एग्जाम्पल है सस्पेंशन की, ठीक है। ये देखें आप, ये कोहर आ रही है, या आप इसको जो भी कहते हैं आप इसको, सही है, धुंध आ रही है, वट एवर, तो ये एक सस्पेंशन है। इसमें होता क्या है कि वाटर, एयर और डस्ट, ये तीन चीज़ें जो है ना हवा के अंदर सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है, ये ऐसे सस्पेंड हो जाती हैं कुछ अरसे के लिए। उसके बाद फिर जैसी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर वाटर एवोपरेट हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो सुबह ही सुबह क्यों हमें 12 बजे एक कोहर नहीं दिख रही होती, शायद अनलेस अनटिल कि बहुत ज़्यादा बादल हो और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर हो, ये सुबह ही सुबह क्यों दिखती है? इस वजह से क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम कम होता है, तो ये पार्टिकल्स, तो ये है सस्पेंशन, फॉग, ठीक है। पानी के कुछ पार्टिकल्स और डस्ट जो है वो एयर पार्टिकल्स के साथ मिलके हंग अप हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। सो फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सस्पेंशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम, सस्पेंशन जो है वो किन चीज़ों से बनते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से, सॉल्युबल सब्सटेंसेस से, होमोजीनियस सब्सटेंसेस से, या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। आपसे पूछा गया है कि सस्पेंशन जो है वो कैसे बनेगा, और ये चार आपके सामने ऑप्शन है, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आंसर। राइट आंसर इज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। यही तो फ़र्क है ना सस्पेंशन में और सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के अंदर जो है वो सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं परफेक्टली। इसके अंदर सस्पेंशन के अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूट के, वो इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। वो आप ये देख रहे हैं पार्टिकल्स इनसॉल्युबल हैं, और ये अभी यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन्स जो होती हैं, स्पेशली सस्पेंशन जो होते हैं, ब्रोफिन सिरप हो गया, पैनाडोल सिरप हो गया, इनके पीछे लिखा होता है ना शेक वेल बिफोर यूज़, यानी पीने से पहले अच्छी तरह इसको हिला लें। वो क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो सस्पेंशंस हैं और उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इनसॉल्युबल हुआ है, और वो इस तरह से प्रिसिपिटेट फॉर्म के अंदर नीचे बैठा हुआ है। अब अगर आप बगैर हिलाए पिएंगे तो आप सिर्फ ये ऊपर का पानी पी जाएंगे, दवा नीचे ही रह जाएगी, ठीक है, सस्पेंशन है। तो इसलिए कहते हैं शेक वेल बिफोर यूज़। आप अच्छी तरह जैसे उसको हिलाओगे, शेक करोगे, तो ये पार्टिकल्स फिर से सस्पेंड होना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर, और मीडियम के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, और फिर आपको जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सस्पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो सस्पेंशन जो होता है वो एक्चुअली इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, यानी वो दवाएं या वो चीज़ें जो कि सॉल्यूशन नहीं बना पा रही हैं, तो उनका हम सस्पेंशन बना देते हैं और पीछे लिख भी देते हैं कि शेक वेल बिफोर यूज़। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन बता रहा है आपको। ये देखें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस हैं, दो अलग फेजेस नज़र आते हैं। मैं छोड़ दूंगा सस्पेंशन को तो ये नीचे वाला जो फेस है ये मुझे अलग नज़र आएगा, और ऊपर पानी का फेस अलग नज़र आएगा, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूट इज़ विजिबल, यप, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे सॉल्यूट नज़र आ रहा है नीचे गिरा हुआ, ठीक है। मिक्सचर इज़ ट्रांसलूसेंट और ओपिक्यू, ऑलराइट।
मिक्सचर जो है इसका ट्रांसलूसेंट है, ओपिक्यू है, यानी क्लियर क्रिस्टल नहीं है, इस धुंधलाहट है इसके मिक्सचर में, टर्बिडिटी है इसके मिक्सचर में, ओपिक्यू है ये इसका मिक्सचर, ठीक है। सस्पेंशन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर एंड अपीयरेंस इज़ नॉट सेम इन एवरी पार्ट। ऊपर के पार्ट का कलर देखिए आप थोड़ा सा लाइट है, और नीचे वाला पार्ट जो है सॉल्यूट वाला, उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क है। तो ये अलग अलग फेजेस आपको नज़र आएंगे। कलर और अपीयरेंस जो है वो दोनों डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टीज समझ में आई सस्पेंशन की। ये देख रहे हो, ये मेथिप्रिडनिसोलोन, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये इसका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, 40 मिलीग्राम पर ml। ये 40 मिलीग्राम जो है 1 ml के अंदर जो है वो इसका सस्पेंशन बनेगा। तो मोस्टली मेडिसिन जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आती उनको फिर हम सस्पेंशन फॉर्म में देते हैं। आगे चलते हैं जी। प्लांट एंड ट्रीज गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स और ट्रीज़ जो है वो ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। क्या वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की फॉर्म में लेते हैं, क्या वो सॉल्यूशंस की फॉर्म में लेते हैं, क्या वो होमोजीनियस सब्सटेंसेस की फॉर्म में लेते हैं, या वो सस्पेंशंस की फॉर्म में लेते हैं। एंड द राइट आंसर इज सॉल्यूशंस। प्लांट्स जो है वो सॉल्यूशंस की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। मैं डीप में नहीं जा रहा। प्लांट के दो जो पार्ट्स होते हैं, जाइलम और फाइलम। जाइलम के थ्रू जो है वो वाटर मूव करता है और वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर जाता है। सारे के सारे जो हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होमोजीनियस फॉर्म में मिक्स होते हैं। आगे चलते हैं। ऑलराइट, सॉलिड इनसॉल्युबल मेडिसिन्स आर डिस्पेंस इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैं पूरी डिस्कशन कर चुका हूँ उसके ऊपर कि इनसॉल्युबल मेडिसिन्स जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं उनको भी तो डिस्पर्स करना है ना, तो किस तरह से उनको दिया जाए। क्या उनको इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के तौर पे दिया जाए, क्या उन्हें सॉल्यूशंस की फॉर्म में दिया जाए, होमोजीनियस सब्सटेंसेस या सस्पेंशंस। देखो इसका तो जवाब ही नहीं बन रहा। सॉल्यूशन अगर वो सॉल्युबल होती तो वो सॉल्यूशन बना देती, वो इनसॉल्युबल है तो ऑब्वियसली वो सस्पेंशन फॉर्म के अंदर ही दी जाएंगी जी सस्पेंशन। और ये देखें ये बात यहाँ आ भी गई है, शेक वेल बिफोर यूज़, हम कहते हैं ना अच्छी तरह हिला के मेडिसिन को फिर ले लो। आगे चलते हैं। पेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, जी जनाब, पेंट्स जो हैं, जो कलर आप करते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस की, सॉल्यूशंस की, होमोजीनियस सब्सटेंसेस की, या सस्पेंशंस की? एंड द राइट आंसर इज सस्पेंशंस। पेंट्स भी सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या हैं जनाब? इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस हैं, सस्पेंशंस हैं। असल में सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए, ये सॉल्यूशंस होंगे, सस्पेंशंस नहीं होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेटेड वाटर जो है वो स्पीड से, बहुत प्रेशर से वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और ये पूरा एक ही फेज़ बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो गया है एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, इट इज़ मेजर्ड इन, ठीक है। काम करने की सलाहियत जो है ना उसको हम एनर्जी कहते हैं, लेकिन इस एनर्जी को मैं नापूंगा कैसे, ठीक है। उसका एसआई यूनिट क्या है? जूल्स में नापता हूँ, हॉर्स पावर में, कैंडेला में, या पीएसआई में? एंड द राइट आंसर इज जूल्स। मैं एनर्जी को जूल्स में नापता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा एनर्जी का यूनिट जूल्स है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पजेसेस बाय द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, ठीक है जनाब। अब एक बॉडी जो है उसके वो एक मूवमेंट के अंदर है। अब इस मूवमेंट की वजह से, इस मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है, मैं उस एनर्जी को क्या नाम दूंगा? क्या वो मैकेनिक्स कहलाती है? क्या वो डायनामिकल एनर्जी कहलाती है? क्या मैं उसको काइनेटिक एनर्जी कहूँ, या मैं उसे पोटेंशियल एनर्जी कहूँ? एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एंड द राइट आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली ये बच्चा रन कर रहा है अभी स्लोप के ऊपर, ये मोशन के अंदर है, इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी है वो इसके मोशन की वजह से है और उसको मैं काइनेटिक एनर्जी कहता हूँ। असल में काइनामेटिक्स जो है ना वो एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि मोशन से ही रिलेटेड फिनोमेनास को डिस्कस करती है। आगे चलता हूँ। ऑलराइट, एनर्जी पजेसेस बाय द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इट्स स्टैटिक पोजीशन। अभी तो हमने मोशन की बात की थी, अभी मैं स्टैटिक पोजीशन की बात करता हूँ। लाइक अभी इस वक्त मैं बैठा हुआ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो मेरे अंदर भी एनर्जी है, मैं स्टैटिक पोजीशन के अंदर हूँ, चल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा, मोबाइल पोजीशन में नहीं हूँ। तो इस वक्त मेरे अंदर, ये आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके अंदर इस वक्त कौन सी एनर्जी है? मुझ में और आप में इस वक्त जो एनर्जी है, क्या उसको मैं मैकेनिक्स कहूँगा, क्या वो डायनामिकल एनर्जी है, क्या वो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी है? तो इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं,
और इस वक्त जो एनर्जी है ड्यू टू आवर स्टैटिक पोजीशन, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम में पोटेंशियल है अभी इस वक्त, पोटेंशियल भरा हुआ है। हम उठ के करने लगेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कोई भी एक्टिविटी करने लगेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में। और उसी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी हुई है कि अभी यहाँ पर इस माउंट के ऊपर ये बंदा बड़ी पोटेंशियल एनर्जी के साथ यहाँ पर है। जैसे ही ये मूव करने लगेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बाहर जाती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये ऊपर चढ़ता रहेगा तो ये ऊपर जो चढ़ रहा है, ये मूव कर रहा है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर ये स्टॉप करेगा, ब्रेक लगाएगा, इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। दैट्स हाउ इट गोज़। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू दी, साउंड एनर्जी जो है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, या आप कह लें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस किसके थ्रू करती है साउंड एनर्जी। डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, ऑल ऑफ देम। तो जनाब साउंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है थ्रू डिस्पर्जन, सॉरी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू होती है। ये पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। असल में एनर्जी यहाँ पर आएगी, इस पार्टिकल को वाइब्रेट करेगी तो उसकी एनर्जी ट्रांसमिट होगी इस पार्टिकल के अंदर, और उसकी ट्रांसमिट होगी इस पार्टिकल के अंदर। और उसको मीडियम चाहिए, असल में साउंड एनर्जी को मीडियम चाहिए प्रोपगेट होने के लिए। वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, लाइट कर सकती है, लाइट एनर्जी कर सकती है, साउंड नहीं कर सकती। ठीक है, सो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली नीडेड फॉर द साउंड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, टू प्रोपगेट। आगे बढ़ते हैं। साउंड पार्टिकल्स कैन नॉट ट्रैवल इन साउंड, अभी मैंने बता दिया ये साउंड पार्टिकल्स जो है वो कहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे, लाइट में, वैक्यूम में, टेम्परेचर में या वाटर में। तो आपको पता है कि साउंड पार्टिकल्स जो हैं उनको एक मीडियम की ज़रूरत है, और वैक्यूम का मतलब होता है स्पेस। तो स्पेस में तो फिर वो चीखते ही रहो, आवाज़ कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, राइट आंसर शुड बी द वैक्यूम। यस, वैक्यूम। और यहाँ पे पिक्चर ना लगाने का मकसद भी यही है कि सब कुछ खाली है। वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स नथिंग इज़ लेफ्ट। ठीक है, स्पेस। आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेगेटिवली चार्ज फ्लो इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस। ठीक है जनाब, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? क्या वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, क्या वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, क्या वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोस्टली, चलें आंसर आने दें। राइट आंसर इज़ यस, इलेक्ट्रिसिटी। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस बल्ब में आ रही है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो बड़ी स्पीड से मूव कर रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही आंसर होने चाहिए थे, मैं पीछे कर रहा हूँ, लेकिन हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसने सिर्फ चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो इमीडिएट चीज़ आ रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, तो आंसर तो ये ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रेस्टिंग पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूविंग पोजीशन के अंदर हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। बट आंसर जो है हमें यही रखना है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतनी डिस्कशन में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की मूवमेंट की वजह से, नेगेटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, दिस लॉ इज़ कॉल्ड। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भाई एनर्जी जो है वो ना बनाई जा सकती है और ना ही उसको तोड़ा या ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हाँ एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाती है। इस लॉ को, ये लॉ था बाकायदा, इस लॉ को, और ये लॉ बनता ही जब कोई चीज़ प्रूव हो जाती है, उससे पहले वो चीज़ थ्योरी होती है। ठीक है, तो ये लॉ है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोलम्स लॉ, एंड द राइट आंसर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है, लेकिन एनर्जी ना कभी ख़त्म होगी और ना ही कभी एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाएगी। लाइक आप सिंपली देख लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो मैं कोई आयरन है, इस तरह है, मैंने उसका प्लग ऑन किया, वो आयरन जो है वो गर्म हो गई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सही है। या आपके सामने टरबाइंस लगी हुई हैं,
ये क्या कर रही हैं, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं। तो ये कन्वर्जन तो हो रही है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन ये ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ही रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जनाब जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं उनको हम कन्वर्टर्स कहते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो मशीन्स, उनको हम एनर्जी कन्वर्टर्स कहते हैं। आपके सामने 3-4 एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स हैं। आयरन है, वो मैंने एग्जांपल दे दी है कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। रेडियो है, रेडियो साउंड एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, रेडियो वेव्स को कन्वर्ट कर रहा है साउंड एनर्जी में। और लाइट, ऑब्वियसली लाइट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और इससे हीट निकल रही है, तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी। ठीक है, और जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं उनको हम एनर्जी कन्वर्टर्स कहते हैं। आगे चलते हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, वो डीके हो रहा है, सड़ रहा है, उससे जो प्रोडक्ट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, आयरन ओर्स, मिनरल्स, ड्राई वुड, fossil fuels. So the product obtained from decaying the organic matter is fossil fuels. ठीक है, ये जो fossil fuels है ना, जिसमें कोल आ जाता है, गैसेज आ जाती हैं और ये क्रूड ऑयल आ जाता है, सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये असल में क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ना, ये प्लांट्स मर गए और एनिमल्स मर गए और इंसान जो है वो ज़मीन के अंदर दफन है। एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है अरसों तक, और उसके बाद वहाँ से कोल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है और गैसेस निकलती हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डीकेइंग। आगे बढ़ते हैं। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मैं अभी पीछे चैप्टर में बात कर चुका हूँ। इन चारों में से रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यानी जो बार बार रीन्यू हो जाए। ठीक है, कोल, सनलाइट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली सनलाइट। ठीक है, ये तो जब ही ख़त्म होगा जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे और क़यामत वगैरह आ जाएगी, वरना तो ये कब से चलता हुआ आ रहा है। ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी नेचर ने हमें प्रोवाइड की है, ये तो रीन्यूएबल है, अनस्टॉपेबल है, ये तो हर रोज़ होती है। तो इसी तरह से वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, और इसी की तरफ अगर हम शिफ्ट कर जाएँ तो हमारी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्लांट यूजेस दी सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू, प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। सोलर एनर्जी को लेके किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं? आंसर है जनाब केमिकल एनर्जी। ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी, ये देखें हरे हरे प्लांट्स जो हैं ये सनलाइट ले रहे हैं यहाँ से, और ये हरे क्यों हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल एक केमिकल है, ऑब्वियसली बाय मेकिंग क्लोरोफिल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। क्लोरोफिल जो है खुद एक केमिकल है, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है? केमिकल एनर्जी में। आप इसको लाइट एनर्जी कह लें, सोलर एनर्जी कह लें, एक ही बात है। सो द राइट आंसर आपको पता लग गया, केमिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं जनाब। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग? एक स्प्रिंग को मैं खींच लेता हूँ दोनों एंड से, और अभी इस स्प्रिंग के अंदर, इस फॉर्म के अंदर, स्ट्रेच्ड पोजीशन के अंदर, इसमें अभी भी एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल, केमिकल, हीट एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? तो अगर एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर पीछे हमने जो एनर्जीज डिस्कस की हैं, तो आप ठक से बता दो कि जनाब वो जो है पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, यानी उसमें अभी मूव होने का पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। मैं इसके दोनों एंड्स को, ये एंड आ गया और ये एंड आ गया, इसको अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो अभी उस स्ट्रेचिंग फॉर्म के अंदर स्ट्रिंग में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो वो दोबारा से जो अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस मूवमेंट की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो स्ट्रेच पोजीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कार बैटरी? हमारी जो कार्स होती हैं, इनकी जो बैटरी होती है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, या पोटेंशियल एनर्जी है? द राइट आंसर इज केमिकल एनर्जी, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये बैटरीज जो है इनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, जो कि कन्वर्ट करती हैं इस केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हमारी गाड़ी को
उसकी लाइट्स जल रही हैं और उसकी डैशबोर्ड और दूसरी सारी चीज़ें, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन कार बैटरीज। हैविंग सेड दैट, इस पार्ट को भी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो भी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की हो गई है और हमने कुछ 3 चैप्टर्स कवर कर लिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए। असल चीज़ होती है समझना। हम समझ लोगे तो कोई किसी भी तरह से पेपर बना दे, आप आराम से जो है ना वो पेपर करके आ जाओगे। थॉट्स क्लियर होने चाहिए, लॉजिक लगी भी होनी चाहिए आपका जो है वो। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे इजाज़त दें। अब कुछ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करूँगा। इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और कोई भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो तो काइंडली मुझे बताइए, इम्प्रूवमेंट करनी हो उसमें कुछ, और इस चैनल को काइंडली आगे फैलाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।